Everyone, I, Samish Pale, lecturer in Mechanical Department, NIT Polytechnic Nagpur, welcome you all in the course that is Thermal Engineering, having code 22337 for third sem Diploma in Mechanical Engineering students. In this course, we already started with our sixth chapter, that is heat transfer and heat exchanger, and today's topic is convection and radiation. So before starting with today's lecture, let us डिस्कस व्हाट वी विल लर्न इन टुडेज टॉपिक। आज का वीडियो देखने के बाद में आप क्या चीज़ सीखोगे वो एक बार देख लेते हैं। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो द लर्नर विल बी एबल टू क्लासीफाई कन्वेक्शन कितने टाइप के होते हैं वो आप क्लासीफाई कर पाओगे। फिर स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है वो आप समझोगे। उसके बाद में डिफाइंड एब्जॉर्बिविटी, रिफ्लेक्सिविटी एंड ट्रांसमिसिविटी क्या होती है वो चीज़ जानोगे। उसके बाद में स्टेट्स डिफरेंट बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है वो चीज़ जानोगे। ये कुछ प्रोग्राम आउटकम्स हैं जो कि सेटिस्फाई होंगे आज के वीडियो आपको देखने के बाद में। आज का वीडियो देखने के बाद में ये कुछ प्रोग्राम आउटकम्स हैं जो कि आपके सेटिस्फाई होने वाले हैं। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वीडियो में अपन ने मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र देखे थे। उसमें अपन ने देखे थे तीन मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र होते हैं, एक कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, एक रेडिएशन होता है। उसके बाद में सेकेंड वीडियो में अपन ने कंडक्शन डिटेल्स में पढ़े और उसके ऊपर में न्यूमेरिकल सॉल्व करे। आज का जो अपना टॉपिक है फर्स्ट वो है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स। डेंसिटी डिफरेंस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। मतलब कन्वेक्शन मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ। कन्वेक्शन क्या है? एक हीट ट्रांसफ़र है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर से ही लोअर टेम्परेचर के ऊपर में हीट ट्रांसफ़र होता है। और कन्वेक्शन में के कारण होता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मैटर को आप मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और फ्लूइड, एक जगह से दूसरी जगह जो मैटर जाएगा या फ्लूइड के मॉलिक्यूल जाएंगे, काय के कारण से वो मूव करेंगे? ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस के कारण से वो चीज़ मूव करती है। ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस के कारण से जो मूव करती है और इसके कारण से जो हीट ट्रांसफ़र होता है उस वाले मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र को बोला जाता है कन्वेक्शन। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन। जो कन्वेक्शन है ये दो टाइप का होता है। सबसे पहला होता है नेचुरल कन्वेक्शन, जिसको फ्री कन्वेक्शन भी बोला जाता है। सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन है वो सबसे पहला है नेचुरल कन्वेक्शन, जिसको फ्री कन्वेक्शन भी बोलते हैं। और सेकेंड है फोर्स कन्वेक्शन। फर्स्ट टाइप है नेचुरल कन्वेक्शन और सेकेंड है फोर्स कन्वेक्शन। क्लियर है? अपन टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन देखते हैं। अपन ने जो देखे इसके पहले कितने टाइप के कन्वेक्शन होते हैं? दो टाइप के, एक होता है नेचुरल कन्वेक्शन और एक होता है फ्री कन्वेक्शन। तो नेचुरल कन्वेक्शन में कैसा हीट ट्रांसफर होता है और फोर्स कन्वेक्शन में कैसा हीट ट्रांसफर होता है वो चीज़ अपन देखते हैं। तो नेचुरल कन्वेक्शन क्या है? उसको फ्री कन्वेक्शन ऑकर्स वेयर द फ्लूइड सर्कुलेट बाय द वर्चुअल ऑफ नेचुरल डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड। नेचुरली सर्कुलेशन में क्या होता है कि अगर एक हॉट फ्लूइड है और एक कोल्ड फ्लूइड है, ये दोनों फ्लूइड में डेंसिटी डिफरेंस के कारण से, क्या होता है अपना हीट ट्रांसफ़र होती है। हॉट से कोल्ड फ्लूइड में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो किसके कारण से होती है? वो फ्लूइड सर्कुलेट होता है। और वो फ्लूइड क्यों सर्कुलेट होता है? ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। ये दोनों के बीच में जो डेंसिटी डिफरेंस के कारण से अब ये हॉट और कोल्ड फ्लूइड क्या होती है? मूवमेंट होती है हॉट और कोल्ड फ्लूइड में, और उसके कारण से क्या होता है? हीट ट्रांसफ़र होता है। तो ऐसे टाइप के हीट ट्रांसफ़र को बोला जाता है नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन। समझ में आया? नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन क्या है? फ्री कन्वेक्शन ऑकर वेयर द फ्लूइड सर्कुलेट बाय द वर्च्यू ऑफ नेचुरल डिफरेंस इन डेंसिटी। जब भी डेंसिटी के बीच में नेचुरल डिफरेंस रहेगा, दो फ्लूइड के बीच में डेंसिटी डिफरेंस रहेगा, वहाँ पर क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगा। और वो हीट ट्रांसफर कौन से? इससे होगा नेचुरल कन्वेक्शन से। कैसे होगा? नेचुरल कन्वेक्शन से। अगर कोई भी दो फ्लूइड है उसके बीच में डेंसिटी डिफरेंस है तो वो वहाँ पे क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगा हॉट से कोल्ड में। और वो वाले मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को कौन सा मोड बोला जाएगा? नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन। एग्जांपल क्या है? हीटिंग ऑफ वाटर इन कंटेनर। जैसा अपने घर में एक बर्तन है, बर्तन में क्या कर रहे हैं अपन? वाटर को हीट कर रहे हैं। बर्तन अपन ने गैस के ऊपर में रखे और वहाँ पे क्या कर रहे हैं? वाटर को हीट कर रहे हैं। तो जब अपन वाटर को हीट करते हैं तो इसमें जो नीचे वाली जो लेयर रहती है, जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ये पहले क्या हो जाते? गर्म हो जाते।
ये क्या होते हैं, पहले गर्म होते हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण से ये वाटर की ये जो मॉलिक्यूल्स है इसकी डेंसिटी कम होती है। ये डेंसिटी कम होने के कारण से ये क्या जाती है, ऊपर साइड में जाती है। और ऊपर साइड में कौन सा है, ये वाली जो ऊपर वाली लेयर है मॉलिक्यूल्स की वाटर की, ये क्या है, इसके टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता है। टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता है तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण से कहाँ पे आएंगी, नीचे साइड में आएंगी। तो ये वाले फ्लूइड और ये वाले फ्लूइड के बीच में क्या हो रहा है, डेंसिटी डिफरेंस हो रहा है। इसके कारण से क्या हो रहा है कि यहाँ पर अपना वाटर क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है। कौन से मेथड से, अपने नेचुरल कन्वेक्शन मेथड से। और उसी को बोला जाता है, उसी को अपन बोलते हैं नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन। तो नेचुरल कन्वेक्शन का जो एग्जांपल है वो कौन सा है, हीटिंग ऑफ वाटर इन कंटेनर, जो अपन नॉर्मली अपने घर में जो हीट करते हैं वाटर को। क्लियर है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टाइप ऑफ जो कन्वेक्शन था वो कौन सा था, फोर्स कन्वेक्शन। तो फोर्स कन्वेक्शन क्या होता है, व्हेन द वर्क इज डन टू ब्लो और पंप दी फ्लूइड इट इज सेट टू बी फोर्स कन्वेक्शन। अपने को क्या करना पड़ता है, इसमें हीट ट्रांसफर करने के लिए अपने को पंप या ब्लोअर लगाना पड़ता है। अपन क्या करते हैं, पंप से, पंप के कारण से अपन जो फ्लूइड है उसको क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। यहाँ पे जो फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा था, यहाँ पे जो फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा था वो क्या हो रहा था, डेंसिटी डिफरेंस के कारण से। डेंसिटी डिफरेंस आ रही थी, ऊपर में कोल्ड था उसका डेंसिटी ज़्यादा था, नीचे में हॉट हो गया था फ्लूइड, उसका डेंसिटी कम हो गया था। तो वो डेंसिटी कम होने के कारण से ये वाला फ्लूइड ऊपर जा रहा है, जो कोल्ड फ्लूइड है वो नीचे आ रहा था। इसमें डेंसिटी के कारण से हो रहा था। इसमें एक्सटर्नल फोर्स कन्वेक्शन में क्या करना पड़ रहा है, अपने को एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ रहा है। जैसा पंप लगाना कर रहा है, ऐसे किस चीज़ के लिए, वाटर को सर्कुलेट करने के लिए। वाटर को सर्कुलेट करने के लिए अपने को फोर्स कन्वेक्शन में क्या लगाना पड़ता है, एक तो ब्लोअर लगाना पड़ता है या फिर पंप लगाना पड़ता है। इस टाइप के फोर्स कन्वेक्शन को बोलते हैं अपन कौन सा, फोर्स कन्वेक्शन। कौन सा बोलते हैं, फोर्स कन्वेक्शन। और the external force such as fans, blower, pump etc and giving rise to the force convection। तो फोर्स कन्वेक्शन के लिए अपन क्या क्या लगाते हैं, एक तो फैन लगाते हैं वाटर को सर्कुलेट करने के लिए बोलो, या उसके बाद में ब्लोअर लगाते हैं। अगर एयर को कन्वेक्शन कराना है तो ब्लोअर लगाएंगे, फैन लगाएंगे, या फिर अपन पंप लगाते हैं। मतलब एक एक्सटर्नल सोर्स यूज़ करते हैं, काहे के लिए, वो उसको सर्कुलेट करने के लिए, हीट ट्रांसफर करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं। तो उस टाइप के कन्वेक्शन को बोला जाता है कौन सा, फोर्स कन्वेक्शन। एक्सटर्नल सोर्स लगा के जो टाइप का अपन कन्वेक्शन करते हैं उस वाले इसको बोला जाता है कौन सा, फोर्स कन्वेक्शन। तो इसका एग्जांपल क्या है, बाय प्रोवाइडिंग सर्कुलेटिंग फैन इन कंटेनर। ये सेम एग्जांपल है, सेम टैंक लिया अपन ने, टैंक में वाटर है। पहले क्या हो रहा था, ये वाटर नेचुरल डेंसिटी के कारण हो रहा था। अभी अपन ने क्या करते हैं, इसमें नेचुरली भी होगा और इसमें अपन क्या कर लग दिए, फैन लगा दिए। तो ये फैन क्या होगा, रोटेट होगा। फैन रोटेट होने के कारण से जो अपना वाटर है वो जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, रोटेट होगा। जल्दी जल्दी रोटेट होने के कारण से अपना क्या हो जाएगा, हीट ज़्यादा ट्रांसफर होंगी। तो इस वाले टाइप को बोला जाता है फोर्स कन्वेक्शन। तो सभी को समझ में नेचुरल कन्वेक्शन का क्या होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी बिटवीन टू फ्लूइड। और फोर्स कन्वेक्शन में क्या होता है, अपन एक्सटर्नल सोर्स देते हैं काय के लिए, हीट को ट्रांसफर करने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा अपना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। जैसा अपन ने फोर्स सेकेंड वाले वीडियो में देखा था, कौन सा, कंडक्शन, फोरियर्स लॉ देखा था। तो फोरियर्स लॉ किसके लिए काम करता था, अपना कंडक्शन के लिए। कंडक्शन जो हीट ट्रांसफर होता था उसमें जो लॉ काम करता था वो कौन सा लॉ काम करता था, उसमें लॉ काम करता था अपना फोरियर्स लॉ। उसी तरीके से कन्वेक्शन जिस लॉ के ऊपर में काम करता है उस वाले लॉ को बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। उस वाले लॉ को बोलते हैं अपन कौन सा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। जैसा कंडक्शन में फोरियर्स लॉ, कंडक्शन फोरियर्स लॉ के ऊपर में काम करता था, वैसे ही कन्वेक्शन का के ऊपर में काम करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है, द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, कन्वेक्शन में कौन सा हीट ट्रांसफर हो गया, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ पे क्या बोलता है कि जो भी कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसको, एरिया को एंड टेम्परेचर डिफरेंस को। किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, एरिया को एंड टेम्परेचर डिफरेंस। तो Q कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड dt बोले तो टेम्परेचर डिफरेंस। दो फ्लूइड के बीच में का जो टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा उसको अपन डिनोट करते हैं dt से। A इज एरिया और Q, अगर आपने को ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है, आपने को ये प्रोपोर्शनलिटी साइन का हटाना है तो यहाँ पे कुछ तो भी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। और वो कांस्टेंट यहाँ पे लगाते हैं अपन H। वो कांस्टेंट कौन सा लगाते हैं, H, जिसको बोला जाता है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, जिसको बोलते हैं अपन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। क्लियर है। तो अगर आपको कन्वेक्शन टू हीट ट्रांसफर निकालना है, कोई बॉडी से कितना कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर हो रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, Q इक्वल्स टू H मल्टीप्लाई बाय AS मल्टीप्लाई बाय GT। dt इज टेम्परेचर डिफरेंस, A इज सरफेस एरिया, H इज हीट ट्रांसफर, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। H क्या है अपना, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो वेयर Q
एच क्या था अपना, कोएफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसको कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बोला जाता है। उसके बाद में डी टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दो फ्लूइड के बीच में जहाँ पे कन्वेक्शन हो रहा है वो दो फ्लूइड के टेम्परेचर का डिफरेंस। और क्यू क्या है अपना, हीट ट्रांसफर, कौन सा हीट ट्रांसफर, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। तो ये वाले लॉ को, कन्वेक्शन जिस लॉ के ऊपर में काम करता है उस वाले लॉ को बोला जाता है कौन सा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। कौन सा लॉ बोलते हैं अपन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्लियर है, समझ में आ गया सबको। तो अपन ने क्या देखे अभी तक, कन्वेक्शन क्या होता है, उसके बाद में टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन देखे, कौन से कितने टाइप का कन्वेक्शन है, दो टाइप के, कौन सा नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर के कारण से होता है, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। फोर्स कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर क्या के कारण होता है, अपन एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल सोर्स क्या करता है उसको, एक्सटर्नल सोर्स क्या करता है, वो फ्लूइड को सर्कुलेट हीट ट्रांसफर करने का काम करता है, जैसा फैन, ब्लोअर वगैरह करता है। उसके बाद में अपन ने देखा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो कन्वेक्शन है वो उस कौन से लॉ के ऊपर में काम करता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, क्या बोलता है, द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, कन्वेक्टिव जो हीट ट्रांसफर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया और टेम्परेचर डिफरेंस को। क्लियर है, समझ में आया सबको। नेक्स्ट है अपना कौन सा, नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेडिएशन। रेडिएशन में सबसे पहला है अपना एब्जॉर्बिविटी। तो एब्जॉर्बिविटी क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ बॉडी। एब्जॉर्बिविटी मतलब क्या है कि कितनी एनर्जी वो बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है और कितनी एनर्जी उसमें पड़ रही है। मतलब अगर ये एक मैंने बॉडी लिया, अगर ये एक बॉडी लिया तो इसके ऊपर में क्या हो रही है, सोलर रेस आ रही है, इसके ऊपर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आ रही है, मतलब इसके ऊपर में क्या हो रही है, अपनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है। अगर सपोज करता है इसके ऊपर में मैं एनर्जी क्या हो रही है, 100 जूल ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। इसके ऊपर में एनर्जी जो इंसिडेंट हो रही है, जो एनर्जी आ रही है इसके ऊपर में वो इंसिडेंट हो रहा है, मतलब आ रही है। ये बॉडी के ऊपर में एनर्जी कितनी आ रही है, 100 जूल आ रही है। और ये बॉडी इसमें से 100 जूल में से एनर्जी क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। इसमें से 80 जूल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। बॉडी क्या कर रही है, 100 जूल ऑफ एनर्जी आ रही है, उसमें से 80 जूल ऑफ एनर्जी को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। तो इस बॉडी की एब्जॉर्बिविटी कितनी है, 80 जूल। इस बॉडी की एब्जॉर्बिविटी कितनी है, 80 जूल। तो समझ में एब्जॉर्बिविटी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। ये बॉडी कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है टू दी अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन बॉडी, कितनी एनर्जी इसके ऊपर में इंसिडेंट हो रही है। तो 80 एब्जॉर्ब कर रही है डिवाइडेड बाय कितना है, एनर्जी इंसिडेंट कितना कर रही है, 100। तो इसको अपन ये करेंगे तो ये बॉडी की एब्जॉर्बिविटी कितनी रहेंगी, 0.8। ये बॉडी की एब्जॉर्बिविटी कितनी है, 0.8। क्लियर है। तो समझ में एब्जॉर्बिविटी क्या है कि कितनी एनर्जी कोई बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, वो बॉडी के ऊपर में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, जितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है उसमें से कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। वो चीज़ को अगर दो उसका रेशियो निकाले अपन ने तो उसको बोला जाता है क्या, एब्जॉर्बिविटी। एब्जॉर्बिविटी को और एक डेफिनेशन है क्या है, फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय दी सरफेस। ये जो सरफेस है उसमें से कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, उस चीज़ को बोला जाता है क्या, एब्जॉर्बिविटी। और ब्लैक बॉडी, हरदम याद रखना, फॉर ब्लैक बॉडी इट इज इक्वल्स टू 1। ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्बिविटी कितनी रहती है, हरदम 1 रहती है। जो भी ब्लैक बॉडी रहती है उसकी एब्जॉर्बिविटी कितनी रहती है, 1। इसलिए अपन जहाँ पर भी ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करना है वहाँ पे कौन से कलर का पेंट करते हैं अपन, ब्लैक कलर का, क्योंकि ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा सन रेज को एब्जॉर्ब करती है, उसकी एब्जॉर्बिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्बिविटी कितनी रहती है, 1। तो सभी को समझ में आ जाए एब्जॉर्बिविटी मतलब क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसमिसिविटी। अब तो अभी ट्रांसमिसिविटी क्या होता है, ट्रांसमिसिविटी क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ बॉडी। सेम एग्जाम्पल लेते हैं, एक बॉडी है, इसके ऊपर में एनर्जी आ रही है कितनी, 100 जूल आ रही है। इसके ऊपर में एनर्जी आ रही है कितनी, 100 जूल आ रही है। उसमें से 100 जूल में से ये बॉडी कितनी एनर्जी अपने खुद से ट्रांसमिट होने दे रही है, अपने बाहर ये ट्रांसमिट, ये बॉडी कितनी एनर्जी ऊपर वाले सरफेस पे अपनी एनर्जी आ रही है, उसमें से नीचे वाले सरफेस से कितनी ट्रांसमिट होने दे रही है। ये दो चीज़ के रेशियो को क्या बोला जाता है अपना, इस दो चीज़ के रेशियो को बोला जाता है ट्रांसमिसिविटी। तो समझ में आया ट्रांसमिसिविटी क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट। अगर सपोज ये ट्रांसमिट हो रही है इसमें से 80, फिर से अपन दे रहे कि 80 जूल एनर्जी ये बॉडी में से क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है। तो ये क्या होगा, 80 डिवाइडेड बाय 100 निकालेंगे तो अपने को क्या मिलेगा,
ट्रांसमिसिविटी, क्या मिलेगा अपने को, ट्रांसमिसिविटी। तो ये बॉडी में से कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है अपन निकालना है, तो क्या होगा, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ बॉडी। एक बॉडी के ऊपर में कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, उसमें से कितनी एनर्जी वो अपने से ट्रांसमिट होने दे रही है, ये दो चीज़ के रेशियो को बोला जाता है क्या, ट्रांसमिसिविटी। यहाँ पे और एक डेफिनेशन लिखा अपन ने, ट्रांसमिटेड द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय द सरफेस। जितनी एनर्जी इसके ऊपर में ट्रांसमिट इंसिडेंट हो रही है, ये सरफेस के ऊपर में जितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, उसमें से कितनी एनर्जी अपनी क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, इस कॉल्ड एज ट्रांसमिसिविटी। तो ब्लैक बॉडी के लिए जो ट्रांसमिसिविटी रहती है वो इक्वल्स टू क्या रहता है, जीरो। ब्लैक बॉडी के लिए ट्रांसमिसिविटी क्या रहती है, इक्वल्स टू जीरो। क्यों जीरो रहती है, क्योंकि जो अपना ट्रांसमिसिविटी क्यों जीरो रहती है ब्लैक बॉडी के लिए, क्योंकि जब ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्बिविटी क्या है, 1 है। एब्जॉर्बिविटी 1 है, मतलब जितनी एनर्जी आ रही है वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब करती है, मतलब वो अपने से बाहर नहीं जाने देती। अपने से बाहर नहीं जाएंगी तो ट्रांसमिट होगा क्या, नहीं होगा। तो इसलिए ब्लैक बॉडी की जो ट्रांसमिसिविटी रहती है वो कितनी रहती है, 0। फॉर ब्लैक बॉडी इट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है, समझ में आया सबको ट्रांसमिसिविटी। नेक्स्ट है अपना रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ बॉडी। सेम वही एग्जांपल, एक बॉडी है, इसके ऊपर में एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, इसके ऊपर में एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, सपोज 100 जूल ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, इसके ऊपर में इंसिडेंट हो रही है। ये 100 जूल ऑफ एनर्जी जो इंसिडेंट हो रही है, इसमें से कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, इसमें से कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, इस दो चीज़ के रेशियो को अपन क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिविटी। मतलब कितनी एनर्जी गिर रही है वो, उसमें से कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है वो बॉडी से, तो इस चीज़ को बोला जाता है रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी का और एक डेफिनेशन द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस। ये जो सरफेस है जिसके ऊपर में आ रहा है, वो सरफेस कितनी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिविटी। इसको क्या बोलते हैं अपन, रिफ्लेक्सिविटी। द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिविटी। यह बॉडी के ऊपर में कितनी एनर्जी आ रही है और उसमें से कितनी एनर्जी को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, उस चीज़ को बोला जाता है रिफ्लेक्सिविटी। तो फॉर अ ब्लैक बॉडी इज इक्वल्स टू 0। जाहिर सी बात है, ब्लैक बॉडी किसी को रिफ्लेक्ट करने देती क्या, ब्लैक बॉडी तो पूरी एनर्जी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। इसलिए ब्लैक बॉडी में जो एब्जॉर्बिविटी रहती है वो कितना रहता है, 1 रहता है। उसके बाद में ट्रांसमिसिविटी और रिफ्लेक्सिविटी कितना रहता है, 0 रहता है। तो सभी को समझ में आ गया कि ब्लैक एब्जॉर्बिविटी क्या होता है कि पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब करना है, ट्रांसमिसिविटी में कितनी एनर्जी को ट्रांसमिट करना, और रिफ्लेक्सिविटी में कितनी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करना। इस चीज़ को बोला जाता है एब्जॉर्बिविटी, ट्रांसमिसिविटी और रिफ्लेक्सिविटी। समझ में आया सभी को। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है, ब्लैक बॉडी एंड ग्रे बॉडी। तो अपन देखते हैं कि ब्लैक बॉडी किसको बोला जाता है और ग्रे बॉडी किसको बोला जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या होता है। ब्लैक बॉडी का, अ बॉडी इज अ बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट रेडिएशन इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी। अभी बताया मैंने, एब्जॉर्बिविटी में बताया कि ऐसी बॉडी जो जितनी भी एनर्जी उसके ऊपर में गिर रही है, जितनी भी एनर्जी उसके ऊपर में इंसिडेंट हो रही है, वो पूरी की पूरी एनर्जी को क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेगी। वो पूरी की पूरी एनर्जी को क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी। इस टाइप के बॉडी को कौन सी बॉडी बोला जाता है, ब्लैक बॉडी। तो अ बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल द इंसिडेंट, अ बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन इज कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी। जितनी भी एनर्जी है, कोई भी बॉडी के ऊपर में जितनी भी एनर्जी गिर रही है, वो पूरी की पूरी एनर्जी अगर उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो उस वाले बॉडी को बोलते हैं अपन कौन सी बॉडी, ब्लैक बॉडी। इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कलर, वो बॉडी का कोई भी कलर रहने दो, वो बॉडी का रेड रहने दो, ब्लू रहने दो, ग्रीन रहने दो, अगर वो देखने में कोई भी कलर की हो, पर अगर वो बॉडी पूरी की पूरी जितनी एनर्जी उसके ऊपर में गिर रही है, वो पूरी की पूरी एनर्जी अगर उसने एब्जॉर्ब कर दी है, तो उस वाले बॉडी को बोलते हैं अपन क्या, ब्लैक बॉडी। उस वाले बॉडी को क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। पर उसका कलर कोई भी रहने दो, उसका रेड रहने दो, ग्रीन रहने दो, येलो रहने दो, कोई भी कलर को, दिखने में कोई भी कलर के रहने दो, पर अगर उसके ऊपर में जितनी एनर्जी गिर रही है, वो पूरी की पूरी एनर्जी को अगर एब्जॉर्ब करे, तो ऐसे बॉडी को बोलती है कौन सी बॉडी, ब्लैक बॉडी। ऐसे बॉडी को कौन सी बॉडी बोला जाता है, ब्लैक बॉडी। और फॉर ब्लैक बॉडी अपन ने बताया था कंडीशन क्या है, एब्जॉर्बिविटी अल्फा। ये अल्फा जो है ये डिनोट करता है कि इसको एब्जॉर्बिविटी। तो एब्जॉर्बिविटी कितनी रहती है, 1। उसके बाद में ट्रांसमिसिविटी और रिफ्लेक्सिविटी ब्लैक बॉडी के लिए कितनी रहती है, 0। ट्रांसमिसिविटी और रिफ्लेक्सिविटी ब्लैक बॉडी के लिए कितनी रहती है, 0। तो फॉर ब्लैक बॉडी कंडीशन है, एब्जॉर्बिविटी कितनी रहेंगी ब्लैक बॉडी की, 1। ट्रांसमिसिविटी कितनी रहेंगी, 0। और रिफ्लेक्सिविटी भी कितनी रहेंगी ब्लैक बॉडी के लिए, 0। तो समझ में आया सभी को ब्लैक बॉडी क्या है, ऐसी बॉडी जिसके ऊपर में जितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, अगर वो पूरी की पूरी एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब करेंगे, तो उस वाले टाइप के बॉडी को बोला जाता है कौन सा,
ब्लैक बॉडी पर वो बॉडी का कलर कोई भी रहो, और ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्बिविटी कितना रहेगा 1, ट्रांसमिसिविटी 0 और रिफ्लेक्सिविटी कितने रहेगा 0। क्लियर है। अभी नेक्स्ट देखते हैं ग्रे बॉडी। ग्रे बॉडी कहते हैं इफ द बॉडी एब्जॉर्ब अ डेफिनेट परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स वेवलेंथ। एक ऐसी बॉडी जो फिक्स अमाउंट में क्या करती है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब डेफिनेट परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, वो वेवलेंथ कितनी भी रहने दो, वो वेवलेंथ बड़े कम हो कुछ भी हो जाए, वो वेवलेंथ जो आ रही है, जो हीट आ रही है, वो उसकी वेवलेंथ क्या हो, बड़े या फिर कम हो या फिर कुछ भी हो जाए, पर ऐसी बॉडी जो डेफिनेट अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो फिक्स्ड, जो उसका जो भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी है, जो भी फिक्स अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी है, अगर वो फिक्स है वो बॉडी का, वो वेवलेंथ बड़े कम हो कुछ भी हो, तभी भी वो डेफिनेट जितनी एब्जॉर्ब करने की उसकी कैपेसिटी है उतनी इसके ऊपर में अगर वो एब्जॉर्ब कर रही है, तो उस चीज़ को बोला जाता है कौन सा बॉडी, ग्रे बॉडी। उस चीज़ को कौन सी बॉडी बोली जाती है, अपनी ग्रे बॉडी। तो ग्रे बॉडी समझ में आया क्या है, इफ द बॉडी ऑब्जॉर्ब अ डेफिनेट परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एक अगर कोई बॉडी है कि डेफिनेट परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेवलेंथ, वो कोई भी वेवलेंथ इरिस्पेक्टिव ऑफ वेवलेंथ अगर वो एब्जॉर्ब कर रही है, तो उस टाइप के बॉडी को बोला जाता है कौन सी बॉडी, ग्रे बॉडी। समझ में आया। ब्लैक बॉडी क्या है, पूरी की पूरी एब्जॉर्ब करेंगी। ग्रे बॉडी क्या है कि उस डेफिनेट परसेंटेज ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है, वो डेफिनेट परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, उसकी वेवलेंथ कुछ भी हो, उस वाले बॉडी को बोला जाता है कौन सी बॉडी, ग्रे बॉडी। तो समझ में आया सबको, ब्लैक बॉडी और ग्रे बॉडी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, रेडिएशन को। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, रेडिएशन को। जैसा कंडक्शन के लिए कौन सा लॉ है, फोरियर्स लॉ। कंडक्शन फोरियर्स लॉ के ऊपर में काम करता है। कन्वेक्शन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर में काम करता है। वैसे ही जो रेडिएशन है, जो रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, काम करता है अपना काय के ऊपर में, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के ऊपर में। काय के ऊपर में काम करता है, रेडिएशन कौन से ऊपर में काम करता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बोलता क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टीफन्स लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को और दूसरा नाम जो है स्टीफन्स लॉ। तो अगर आपको क्वेश्चन में कभी स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की जगह पे स्टीफन्स लॉ पूछा, तब भी आपको यही लिखना है। तो बोलता क्या है, स्टेट दैट द टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम। कोई भी बॉडी से, कोई भी सरफेस से कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है, क्या, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम। कोई भी सरफेस से कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी थर्मोडायनामिक्स, टू द फोर्थ पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी थर्मोडायनामिक। थर्मोडायनामिक्स इज मतलब ब्लैक बॉडी इसको बोलते हैं टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक इज टेम्परेचर, इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ पे लिखा ही है, मतलब कोई भी बॉडी अगर कितनी हीट रेडिएट कर रही है, कितनी एनर्जी रेडिएट कर रही है, वो काय को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज ब्लैक बॉडी के फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके फोर्थ पावर को वो डायरेक्टली क्या रहेंगी, अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगी। ये कौन बोलता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। यहाँ पे और एक लिखा है मैंने, द स्टीफन दिस लॉ स्टेट दैट द इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, कोई भी अगर ब्लैक बॉडी है तो उसका इमिसिव पावर कितना रहेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ब्लैक बॉडी का जो इमिसिव पावर रहेगा, इमिसिव बोले तो देने की क्षमता, कोई भी ब्लैक बॉडी की देने की रेडिएशन इमिट करने की जो क्षमता रहेंगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगी किसको, फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वो जो ब्लैक बॉडी का जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर रहेगा उसके 4 गुना ज़्यादा, मतलब फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर है। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या है, E इज इमिसिविटी। E को क्या बोलते हैं अपन, इमिसिविटी बोला जाता है। E को बोला जाता है इमिसिविटी। तो इमिसिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है अपना, फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इमिसिविटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है कि अपनों को क्या करना पड़ेगा, साइन को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, तो अपने को कुछ तो भी एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन रिमूव किए, तो यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट रखा है जिसको डिनोट किया मैंने कैसे, सिग्मा से। सिग्मा से, और उसको बोला जाता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सिग्मा को क्या बोलते हैं अपन, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिखा है वेयर ई इज क्या है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया इन वैट पर मीटर स्क्वायर। एनर्जी कितनी रेडिएट हो रही है वो सरफेस से, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम।
ये क्या है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जिसको इमिसिविटी भी बोला जाता है। क्लियर है। उसके बाद में ठीक है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है वो बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, वो उसको क्या में लेते हैं अपन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को, टी है अपना एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। उसके बाद में सिग्मा क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सिग्मा क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सिग्मा को क्या बोला जाता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8। इसकी वैल्यू क्या होती है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वैट पर मीटर स्क्वायर कूलिंग। क्या है उसकी वैल्यू, 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। तो ये हरदम आपको वैल्यू याद रखना है। स्टीफन बोल्ट्जमैन की कांस्टेंट की वैल्यू कितने है, 5.67 इंटू 10⁻⁻8। तो सभी को समझ में है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या बोलता है, द इमिसिविटी ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो भी ब्लैक बॉडी है उसकी जो इमिसिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है किसको, फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर है। और स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू सिग्मा की कितनी रहती है, 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। क्लियर है, समझ में आया सबको। तो लेट अस समराइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। आज अपन ने क्या पढ़े वो एक बार अपन समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपन ने देखे क्लासिफिकेशन ऑफ कन्वेक्शन, दो टाइप के कन्वेक्शन देखे, नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन क्या होता है वो देखे। उसके बाद में देखे अपन ने न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होती है वो चीज़ देखे। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़े एब्जॉर्बिविटी क्या होता है, रिफ्लेक्सिविटी क्या होता है, ट्रांसमिसिविटी क्या होता है वो पढ़े। और उसके बाद में अपन ने जो लॉ देखे वो देखे कौन सा, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो ये चीज़ आज के वीडियो में पढ़े। ये कुछ प्रोग्राम आउटकम्स है जो आज के वीडियो से अपने क्या होते हैं, सेटिस्फाइड होने वाले हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एमएसबीटी। ये एमएसबीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे बार आज से टॉपिक से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड फोर्स कन्वेक्शन क्या होता है, उसके डिफरेंस लिखो। नेक्स्ट है अपना डिफाइन ग्रे बॉडी और ब्लैक बॉडी को डिफाइन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एब्जॉर्बिविटी, ट्रांसमिसिविटी, रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है उसको डिफाइन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो ये सारी चीज़ें अपन ने आज के वीडियो में क्या किया है, पढ़े। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है आज के वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी कांटेक्ट डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। सो थैंक यू वंस अगेन एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।